हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक के भाग 2 के गद्य खंड को लेकर। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हम सारे चैप्टर लाइन वाइज चल रहे हैं और सारे चैप्टर की समरी डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच गए हैं अपने नए चैप्टर पर, जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। अब पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ और दूसरा है झेन की देन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियों का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भूतकाल में हो चुका है, हम उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियों का मतलब होता है कि जो पत्तियां टूट चुकी है और फिर भी हम उसी पत्ती के बारे में सोच रहे हैं कि वो पत्ती पेड़ पे लगी थी तब कितनी सुंदर लगती थी। तो इसी पे आधारित ये हमारा चैप्टर है, पहला पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो हम समझते हैं इसके बारे में। तो कहती है कहानी कुछ इस तरह से। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे यह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सोना 2 तरह का होता है। एक होता है शुद्ध सोना, जो प्योर सोना रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। और दूसरा होता है गिन्नी का सोना। मतलब गिन्नी का सोना वो होता है जिसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। जिसके आपने देखा होगा कई तरह के आभूषण बनते हैं। चैन हो गई सोने की, अंगूठियाँ, ये सब किसकी बनती है? ये गिन्नी की सोने की बनती है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल सोना होता है या शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। और जो गिन्नी का सोना होता है उसमें तांबा मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और चमकदार हो जाता है। ठीक है, इस कारण औरतें अक्सर इसी के गहने बनाती हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होता है। मतलब जो शुद्ध आदर्श होते हैं हमारे, वो भी किस तरह से होते हैं? शुद्ध सोने के समान होते हैं। परंतु कुछ लोग इसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। परंतु वक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे आने लगती है। यानी सोना पीछे रह गया और केवल तांबा आगे आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने उसी सोना और गिन्नी का एग्जाम्पल लेते हुए हमारे सामने एक बात रखी है। वो ये बताते हैं कि मान लीजिए कोई परंपरा चली आ रही है किसी के घर में, कि कहा गया है कि जहाँ आपको आग दिखे वहाँ आपको पानी डालना है। ये एक बात हो गई। ये बात तो ठीक है कि जहाँ आग दिखे वहाँ पानी डालना है। तो इसमें हमें हमारी थोड़ी सी सूझबूझ भी लगानी पड़ेगी कि मान लो किसी के घर में आग लगी है तो आपको वहाँ पानी डालना है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के घर में अगर चूल्हा जल रहा है तो आप उसमें भी पानी डाल दो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें अपनी व्यवहारिक सूझबूझ से काम लेना है कि हमें जो सिखाया गया है वो कहाँ पर और किस तरह से हमें उपयोग में लेना है। तो ये क्या होता है? ये होता है एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ एक उन्होंने वाक्य साझा किया हमारे साथ कि कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो गांधी जी को क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब वे आज के समय में अपने विचारों को उस परिस्थिति के हिसाब से बदल देते थे। वे व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी नहीं जाता। तो वे ये कहते हैं कि वे अपनी आइडिया को मानते थे। मतलब उनकी जो विचारधारा थी वे समय के साथ बदलती हुई चलती थी, परंतु उसमें उसमें हमेशा वो अपने सोने को आगे रखते थे। कभी भी उसमें उन्होंने तांबे को आगे नहीं होने दिया। तो इस तरह उन्होंने क्या किया? अपने विलक्षण आदर्शों को चला सके। मतलब उनके आदर्श हमेशा इस तरह से रहे कि लोग उनके पीछे रहे, है ना। तभी उनके पीछे लोग गए, तभी उन्होंने देश की आज़ादी में बाकी लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर उनके आदर्श खोखले रहते तो कोई भी उनकी बातों को नहीं मानता और ना ही हम देश को आज़ाद करा पाते। मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी? आधुनिक विचारधारा थी। प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए वे इस विलक्षण आदर्श के कारण देश को चला सके। यह बात सही है, परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वे हमेशा अपने आदर्शों को आगे रखते थे।
ठीक है, अपने आदर्शों को आगे रखते थे, आदर्शों पे अपनी व्यवहारिकता को चढ़ाते थे, है ना। तो इसी प्रकार बात ये हुई कि हमेशा उन्होंने सोने में तांबा मिलाया, ना कि तांबे में सोना मिलाया। तो इससे हुआ क्या, हमेशा कौन आगे रहा, हमेशा उनके आदर्श आगे रहे, हमेशा उनके सोना आगे रहा। अब व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यवहारिकता निभाते हैं वे हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। तो व्यवहारिकतावादी लोग कैसे होते हैं कि वे हमेशा ये देखते हैं कि हम ये काम करेंगे तो इसमें हमारा कितना लाभ है, हमें कितनी हानि होगी। तो वे हिसाब किताब लगाकर अपना व्यवहार निभाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। तो ऐसे लोग जो व्यवहारिकतावादी लोग होते हैं वे जीवन में सफल तो होते हैं, लोगों से आगे भी जाते हैं, परंतु कैसे होते हैं, वे हमेशा ऊपर नहीं चढ़ पाते, है ना। खुद ऊपर चढ़े और साथ में दूसरों को भी आगे लेके चले, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं व्यवहारिकतावादी लोग और आदर्शवादी लोग। तो जो व्यवहारिकतावादी लोग होते हैं वे हमेशा अपने आप को ऊपर उठाते हैं, और जो आदर्शवादी लोग होते हैं वे अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करते हैं, है ना। मतलब हम भी आगे बढ़े और हमारे साथ पूरे समाज के लोग भी आगे बढ़े। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो इन्हीं का दिया हुआ है। अगर समाज के पास कोई चीज़ है तो वो क्या है, उनके आदर्श है, और आदर्श ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं। तो व्यवहारवादी लोग कैसे होते हैं, हमेशा कुछ चीज़ों में, हमेशा किसी चीज़ों में कमी ही निकालते रहेंगे कि ये काम तो ऐसा नहीं हुआ, ये काम ऐसा होना चाहिए था। जो व्यवहारिकतावादी लोग हैं वही हमेशा आदर्शों की बात करते हैं, और जो आदर्शवादी लोग होते हैं वे आगे बढ़ने में भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे बात ये क्लियर होती है कि व्यवहारवादी लोग हमेशा केवल समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं, और आदर्शवादी लोग हमेशा अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी आगे लेकर चलने में भरोसा करते हैं। तो बच्चों अब जो हमारी दूसरी कहानी शुरू होगी वो होगी झेन की देन, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे, लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। जो हमारे लेखक है वे कहाँ गए थे, जापान की यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ सबसे अधिक होती है। तो उन्होंने जनरली पूछ लिया कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया कि मानसिक। अब उन्होंने सोचा, जब उन्होंने पूछा कि कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं तो उनके मित्र ने आंसर दे दिया मानसिक। मतलब मानसिक बीमारी क्या हो गई कि लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, लोगों को ज़्यादा टेंशन रहता है, तो इस तरह की बीमारी को क्या कहते हैं, मानसिक बीमारी। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। तो आपने देखा ही होगा हमेशा कि जापानियों की काम करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, काम करने में सबसे तेज भी वही होते हैं, और सबसे ज़्यादा घंटे काम भी जापानी लोग ही करते हैं। लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। महीने का काम एक दिन में पूरे करने का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगता है। एक क्षण ऐसा नहीं आता जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इसी कारण मानसिक रोगी बढ़ जाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो जापान के लोग हैं उनके जीवन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। दिन भर वे लोग काम ही करते रहते हैं, मतलब उनका पूरा जीवन काम करते ही चला जाता है। वे लोग चलते नहीं है, वे लोग दौड़ते हैं। मतलब काम की स्पीड इतना ज़्यादा है कि चलने की स्पीड उनकी दौड़ने की स्पीड के बराबर है। दिन में जो व्यक्ति एक दिन का काम, मतलब एक महीने का काम वे एक दिन में ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और दिमाग इतनी तेज़ी से दौड़ता है उनका जैसे कि दिमाग में इंजन का स्पीड इंजन लगा रखा हो। जब दिमाग में तनाव बढ़ जाता है तो क्या होता है, पूरा इंजन टूट जाता है। अब जैसे जैसे दिमाग में तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, व्यक्ति का मानसिक टेंशन बढ़ते जाएगा, है ना, चिंताएं बढ़ने लगेगी, टेंशन बढ़ने लगेंगी। तो इस तरह क्या होता है कि इंसान मानसिक रोगों के ग्रस्त में आ जाता है। इसीलिए जापान के लोगों में सबसे ज़्यादा बीमारी जो कॉमन है वो क्या है, मानसिक रोग। ठीक है, आगे चलते हैं। शाम को जापानी मित्र ने उन्हें टी सेरेमनी ले गए, है ना, मतलब उनके जो मित्र थे वो उन्हें कहाँ पर लेके गए, टी सेरेमनी में लेकर गए। यहाँ चाय पीने की विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। मतलब चाय पीने की एक विधि है वहाँ पर जिसे क्या कहा जाता है, चा नो यू कहा जाता है।
वह एक 6 मंजिली इमारत थी। जहाँ पर वे लोग गए थे वो 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर सी पर्णकुटी थी। मतलब जहाँ पर वो लोग पहुँचे थे वो ज़मीन, वहाँ का दृश्य कैसा था, दीवारों पर कैसी क्या लगी हुई थी, दफ्ती लगी, तो मतलब दीवारों पर रंगीन चित्रकारी हुई थी। और ज़मीन पर, ज़मीन कैसी थी, जैसे चटाई होती है उस तरह की ज़मीन थी। सुंदर पर्णकुटी थी, मतलब बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य था। बाहर बेडप सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे उन्होंने हाथ पांव धोए। मतलब बाहर एक बर्तन रखा हुआ था मिट्टी का जिसमें क्या था, पानी भरा हुआ था, और जो भी लोग आ रहे थे अपने हाथ पांव उसी बर्तन के पानी से धो रहे थे और तौलिए से पोंछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजीन से उठकर उन्हें उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। मतलब वहाँ पर एक चाजीन नाम के होंगे, वहाँ पे दरबान का नाम चाजीन होगा। तो उन्होंने उनको अंदर लेकर गए वहाँ, और वहाँ से झुककर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। अंगीठी मतलब क्या होती है, एक तरह की सिगड़ी होती है जिसके ऊपर उन्होंने चायदानी रख दी। मतलब एक तरह की सिगड़ी होती है जिसमें अंगार जलती रहती है। उन्होंने क्या किया, उसको जलाया और उसके ऊपर चायदानी, मतलब जिसमें चाय बनाई जाती है, उस पर चायदानी रख दी। बगल के कमरे में जाकर बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ किया। मतलब चायदानी उस पर रख दी सिगड़ी के ऊपर, और दूसरे कमरे में गए, वहां से लेकर उन्होंने चाय के कप और प्लेट लेकर आए और क्या किया, उसे तौलियों से अच्छे से साफ कर लिया। वह सारी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था जिसे जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा में सुर गूंज रहा हो। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। मतलब वो जितने भी अपनी एक्टिविटी कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सलीके से कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था, जिसको देखने से लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो जो भी मूवमेंट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा सुरीले तरीके से कर रहा है। और वातावरण इतना ज़्यादा शांत था कि वहाँ जो चाय उबल रही थी उसकी आवाज़ भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। मतलब वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। आगे चलते हैं। चाय तैयार हुई और चाजीन ने चाय को प्यालों में भरा और उसे तीनों मित्रों के सामने रख दिया। चाय बनी और तो चाजीन ने क्या किया, चाय को 3 प्यालों में भरा और तीनों मित्रों के सामने चाय परोस दी। शांति को बनाए रखने के लिए वहाँ 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था। मतलब लोग वहाँ आकर बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर सके, अपने आप को शांत रख सके, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोगों को प्रवेश दिया जाता था। 3 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। ठीक है। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। मतलब जो इतनी देर से वो चाय बना रहा था उसमें सिर्फ कितनी चाय थी, 2 घूंट चाय थी। वे लोगों ने होठों से प्याला लगाकर एक 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 बूंद करके 1.5 घंटे तक चाय पीते रहे। तो क्या हुआ, जब 2 घूंट चाय थी और 2 घूंट चाय को वो लोग 1.5 घंटे तक पीते रहे। ठीक है। एक, क्योंकि इन्होंने चाय को कैसे पिया, एक एक बूंद करके वो चाय पी रहे थे। पहले 10-15 मिनट तक लेखक उलझन में रहे, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। तो उनको क्या लगा, 10 मिनट तक वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे कि मतलब इतनी देर से चाय बनाई इस पर्सन ने और चाय में सिर्फ कप में सिर्फ 2 घूंट चाय है। तो वो ये सोचते रहे कि ऐसा क्या किया है कि इतनी देर से चाय बनाई है उसके बाद भी इतनी सी चाय दी है, और चाय भी हम इतनी देर से पी रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल शांत होता गया, उनके दिमाग की रफ्तार भी धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल सी बंद हो गई। उन्हें लगा वे अनंत काल में जी रहे हों। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि वे किसी अनंत काल में या किसी बहुत ही शांत माहौल में जी रहे हैं, और उन्हें सन्नाटे की भी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी। मतलब जो आजू बाजू इतना शांत माहौल था वो भी उन्हें क्लियर सुनाई दे रहा था। अब आगे कहते हैं, अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, परंतु ये दोनों काल मिथ्या है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि हम या तो भविष्य की बातें करते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, या फिर हम भूतकाल की बात करते हैं कि पहले तो मैं ऐसा करता था, मैं इतना अच्छा था पढ़ने में, मैं ऐसा था। मतलब हम प्रेजेंट में कभी नहीं जीते। या तो हम अपने भविष्य की बात करेंगे या तो हम अपने भूतकाल की बात करेंगे, पर सत्य क्या है, वर्तमान ही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे बोलते हैं जो सत्य है वो क्या है, वो आज जो है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए।
चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से दोनों काल हट गए। तो मतलब जब वे चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो उनके दिमाग से दोनों काल हट गए। कौन कौन से? भूतकाल और भविष्यकाल। बस वर्तमान क्षण उनके सामने था, जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब सारे काल उनके दिमाग से हट गए और सिर्फ उनके सामने प्रेजेंट टाइम था, जिसको जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। तो मतलब जीने की सही मायने क्या है, जीने का सही ढंग क्या है, लेखक को आज समझ आ रहा था। कैसे? कि ना तो उसे भविष्य में जीना है, ना तो उसे भूत में जीना है। उसे जीना क्या है? उसे वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीना ही जीने का असली मतलब होता है। तो लेखक को यहाँ पर ये बात समझ आई थी कि हम क्या किस में जीते हैं, या तो हम भविष्य में जीते हैं या तो हम भूतकाल में जीते हैं, और इन भविष्य और भूतकाल की चिंता में हम आज को भूल जाते हैं। तो लेखक को उस जगह पे ये चीज़ का अनुभव हुआ कि जो मैं जी रहा हूँ भूतकाल में और भविष्य काल में, ये सब क्या है? ये सब एक तरह की मिथ्या है। असली जीवन क्या है? असली जीवन तो आज की टाइम, आज के समय को अच्छे से जीने में है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों, हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई बुक। इस ई बुक में आप सारे सब्जेक्ट की ई बुक परचेस कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिंदी। तो इसमें आप मेरा कूपन कोड जो कि है PREETI30 लगाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो ये परचेस ज़रूर करिएगा, और कैसी लगी है आपको ये सारी चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में नए सेशन के साथ। थैंक यू।